नमस्कार साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम समझ रहे हैं 10वीं कक्षा के भूगोल विषय का 5वां अध्याय, जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इसका एक भाग हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो इसके पहले भाग में हमने क्या समझा था? हमने समझा था खनिज क्या होते हैं, मतलब खनिजों की परिभाषा क्या होती है और खनिजों का वर्गीकरण कौन से अलग अलग प्रकार में हम कर सकते हैं। आज के इस दूसरे भाग में हमें यह समझना है कि खनिज कौन से अलग अलग रूप में उपलब्ध होते हैं, कौन से अलग अलग रूप में उपस्थित होते हैं, मतलब खनिजों के निर्माण की प्रक्रियाएं मुख्य रूप से कौन कौन सी है। तो समझते हैं खनिजों के रूप। खनिज पदार्थ जो होते हैं वो जिस रूप में हम देखते हैं उस रूप में हमें धरती से प्राप्त नहीं होते हैं। कहने का मतलब क्या है? जो लोहा होता है जिस रूप में हम देखते हैं वो धरती के अंदर से हमें उसी रूप में नहीं मिलता है, बल्कि इसके साथ कुछ और तत्व, कुछ और अशुद्धियां भी मिलती है, जिसको अयस्क बोला जाता है। इसी अयस्क का हम जमीन के अंदर से खनन करते हैं, उसको साफ करते हैं और तब जाके हमें साफ लोहा मिलता है। तो किस अयस्क को हम अंदर से निकालेंगे, जमीन के अंदर से निकालेंगे? जिस अयस्क में पर्याप्त मात्रा में अपना खनिज पदार्थ हो तभी हम उसको बाहर निकालेंगे खनन के माध्यम से, ताकि हमें ये ज्यादा महंगा ना पड़े। तो खनिज जो होते हैं वो किस रूप में उपलब्ध होते हैं? ये अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। ये अयस्क क्या होता है? खनिज पदार्थ बाकी तत्वों और बाकी अशुद्धियों के साथ जमीन के अंदर होते हैं, उसे बोला जाता है अयस्क। तो किसी भी खनिज में अन्य अवयव या अन्य तत्वों का जो मिश्रण या संचयन होता है उसे बोला जाता है अयस्क। साफ भाषा में बोला जाए, आसान भाषा में बोला जाए तो अपने खनिज गंदे रूप में, यानी कि कुछ अशुद्धियों के साथ, कुछ और अन्य तत्वों के साथ मिले हुए होते हैं, उन्हें अयस्क बोला जाता है। और इनको साफ करके हम अपने उपयोग में लाने लायक खनिज को बनाते हैं। खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। ये जो जमीन के अंदर से खनन करके हमने अयस्क निकाला है, हम ये तभी निकालेंगे जब इस अयस्क में पर्याप्त मात्रा में अपने उपयोग में लाने लायक खनिज हो, तभी हमें ये सस्ता पड़ेगा। यदि हमने एक अयस्क निकाला और उसमें खनिज बहुत कम है तो इस अयस्क को निकालने का खर्चा बहुत ज्यादा होगा, जिसको हम वहन नहीं कर पाएंगे। तो हम अयस्क को जमीन के अंदर से तभी खनन कर पाएंगे जब इस अयस्क में पर्याप्त मात्रा में, उचित मात्रा में अपने उपयोग में लाने लायक खनिज हो। तो ये संरचना का जो प्रकार है वो ये निर्धारित करता है कि हम खनन कितना आसानी से कर पाएंगे और इस खनन को करने में अपना खर्चा कितना आएगा। ये जिस रूप में जमीन के अंदर होंगे, जिस संरचना के साथ ये जमीन के अंदर होंगे, उसी से ये निर्धारित होगा कि हम खनन का प्रोसेस आसानी से कर पाएंगे या बहुत मुश्किल होगा, और साथ ही इनको जमीन से बाहर निकालने में अपना खर्चा कितना आएगा। तो इसी प्रोसेस को समझने के लिए हमें मुख्य रूप से कुछ चट्टानी समूहों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिनमें खनिज पदार्थ मुख्य रूप से होते हैं। तो आज के इस सेशन में हमें इन प्रमुख रूप से खनिज किस रूप में उपस्थित होते हैं, किस रूप में उपलब्ध होते हैं, उन्हीं को समझना है। तो मुख्य रूप से खनिजों की उपस्थिति इन 4 रूपों में होती है। पहला, आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में। दूसरा, अवसादी चट्टानों में। तीसरा, धरातलीय चट्टानों के अपघटन से। और चौथा है जलोढ़ जमाव के रूप में। साथ ही हमें ये महासागरीय जल और महासागरीय तल में भी कुछ खनिज पदार्थ देखने को मिलते हैं। एक एक करके इन चारों रूपों को और अंत में महासागरीय जल में जो प्राप्त होने वाले खनिज पदार्थ है उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले है आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में। ये क्या होती है? चट्टानें जो होती है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान और अवसादी चट्टान। ये आग्नेय चट्टान कैसे बनती है? जब ज्वालामुखी फूटता है, उसके अंदर से जो लावा या मैग्मा निकलता है, वो समय के साथ जब ठंडा हो जाता है, जम जाता है, तो उससे बनी चट्टान क्या कहलाती है? आग्नेय चट्टान कहलाती है। जो दूसरी चट्टानें होती है, आग्नेय और अवसादी चट्टान,
वो तापमान की वजह से, दबाव की वजह से अपना रूप चेंज कर लेती है, उनकी काया में बदलाव आ जाता है, उनकी काया में अंतर आ जाता है। तो इस प्रकार बनी चट्टानों को बोला जाता है कायांतरित चट्टान। और तीसरे प्रकार की है अवसादी चट्टान, जो कि मुख्य रूप से पौधों, पेड़ों और जीव जंतुओं के बचे कुचे हिस्से के जमने से बनती है। तो मुख्य रूप से तीन प्रकार की चट्टानें होती है, आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान और अवसादी चट्टान। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि आग्नेय चट्टान और कायांतरित चट्टानों में हमें खनिज किस रूप में देखने को मिलते हैं। तो इन चट्टानों में खनिजों की जो स्थिति होती है वो इनमें पाए जाने वाले दरारों में हो जाएगी। इनके जो जोड़े हैं, भ्रंश है, विदर है, इसमें मुख्य रूप से हमें अलग अलग प्रकार के खनिज देखने को मिलते हैं। जो खनिजों के छोटे जमाव या कम जमाव है वो शिराओं के रूप में होंगे, और जो बड़े बड़े जमाव है जिसमें बहुत ज्यादा खनिज हमें देखने को मिलता है वो परत के रूप में देखने को मिलते हैं। तो शिराओं और परतों में इन आग्नेय और कायांतरित चट्टानों के शिराओं और जमाव या परतों के रूप में जो खनिज हमें प्राप्त होते हैं उसमें मुख्य रूप से जस्ता का नाम आता है, तांबा आता है, जिंक आता है, सीसा आता है। तो जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा इत्यादि ये जो खनिज है ये मुख्य रूप से हमें आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में देखने को मिलते हैं। देखते हैं ये किस प्रकार निर्मित होते हैं। तो ये जो खनिज है ये तरल या गैसीय अवस्था में भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं इन दरारों के सहारे। तो ये जो मुख्य रूप से इन आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में जो खनिज होते हैं वो या तो गैस के रूप में होंगे या फिर लिक्विड रूप में होंगे, तरल रूप में होते हैं, और ये दरारों के सहारे भूमि के ऊपरी सतह की तरफ धकेले जाते हैं और जमीन के अंदर से दरारों के सहारे ऊपर आते समय ये बीच में ठंडे होकर जम जाते हैं और इसी प्रकार हमें ये खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। दूसरा रूप है खनिजों का अवसादी चट्टानों में। तो अवसादी चट्टानें जो है वो मुख्य रूप से स्तरों के रूप में, लेयर के रूप में होती है। तो इन्हीं लेयर में, इन्हीं स्तरों में, इन्हीं संस्तर या परतों में अलग अलग प्रकार के खनिज हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें ये खनिज पदार्थ कैसे बने? निक्षेपण की प्रक्रिया से, संचयन की प्रक्रिया से और जमाव की प्रक्रिया से। और ये सारा कामकाज जो है वो क्षैतिज परतों में यानी कि हॉरिजॉन्टल परतों में होता है। मुख्य रूप से इन अवसादी चट्टानों में ऐसी हॉरिजॉन्टल या फिर क्षैतिज परतें ही होती है, अलग अलग प्रकार की लेयर होती है। तो इसमें मुख्य रूप से कोयला और अलग अलग प्रकार के लौह अयस्क हमें इन अवसादी चट्टानों में देखने को मिलते हैं, जो कैसे बनते हैं? बहुत ज्यादा ऊष्मा की वजह से और बहुत ज्यादा दबाव की वजह से। तो कोयला और अलग अलग प्रकार के जो लौह अयस्क है मुख्य रूप से हमें अवसादी चट्टानों में देखने को मिल जाएंगे, और ये बहुत ज्यादा ऊष्मा, बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा प्रेशर या दबाव की वजह से बनती है। तो अवसादी खनिजों में ये कोयला, लौह अयस्क के अलग अलग रूप के अलावा हमें जिप्सम, पोटास और सोडियम इस प्रकार के खनिज भी देखने को मिलते हैं, लेकिन इनकी निर्माण प्रक्रिया जो है वो अलग होती है। मुख्य रूप से ये जो शुष्क प्रदेश है, सूखे प्रदेश है, वहां पर देखने को मिलती है। सूखे प्रदेश ऐसे प्रदेश होते हैं जहां पर तापमान तो बहुत ज्यादा होगा लेकिन नमी या बारिश बहुत कम होगी। इसकी वजह से वहां पर वाष्पीकरण बहुत ज्यादा होता है, मतलब थोड़ा बहुत जो नमी होगी वो तापमान की वजह से वायुमंडल में वाष्पीकृत हो जाएगी। तो इस प्रोसेस से ये अलग अलग प्रकार के खनिज हमें देखने को मिलते हैं। जिप्सम हो गया, पोटास हो गया, सोडियम हो गया। तो अवसादी चट्टानों में भी अलग अलग प्रकार के खनिजों की निर्माण की प्रक्रिया अलग अलग है। तीसरा रूप है धरातलीय चट्टानों के अपघटन से। धरातल के जो ऊपर चट्टानें होती है उनका अपघटन होता रहता है, तो बाकी पीछे जो खनिज बच जाते हैं, जो तत्व बच जाते हैं, तो वो हमें खनिज के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। तो जब धरातलीय चट्टानों का अपघटन होता है, मतलब धरातल के ऊपर जो चट्टानें स्थित होती है वो हवा की वजह से, पानी की वजह से टूटती फूटती रहती है, तो उनमें जो घुलनशील तत्व हो जाते हैं वो अपरदन हो जाते हैं, मतलब वो आगे चले जाएंगे। तो पीछे बचे जो पदार्थ है वो अयस्क के रूप में हमें प्राप्त हो जाएंगे। जो बॉक्साइट नामक खनिज होता है वो इसी प्रकार धरातलीय चट्टानों के अपघटन से ही हमें प्राप्त होता है। जलोढ़ जमाव के रूप में बेसिकली नदियां
जिस प्रकार से चीजों का निर्माण करती है उसे हम जलोढ़ जमाव कहते हैं। तो कुछ खनिज हमें इस रूप में भी देखने को मिलती है। तो कुछ खनिज जलोढ़ जमाव के रूप में भी पाए जाते हैं और मुख्य रूप से पहाड़ियां जो होती है उसके आधार पर और दो पहाड़ियों के बीच में जो घाटी वाले हिस्से होते हैं उनके तल पर इस प्रकार के हमें खनिज देखने को मिलते हैं। और जिस रूप में ये खनिज देखने को मिलते हैं उन्हें बोला जाता है प्लेसर निक्षेप। तो पहाड़ियों के आधार पर और घाटियों के तल में हमें खनिज जिस रूप में देखने को मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है? प्लेसर निक्षेप कहा जाता है। और इसमें ऐसे खनिज होते हैं जो कि पानी के द्वारा घर्षित नहीं होते हैं। भाई यहां जलोढ़ जमाव के रूप में पानी का प्रभाव बहुत ज्यादा रहेगा, तो वो ही खनिज बच पाएंगे जो पानी के द्वारा घर्षित नहीं होते हैं, जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गई, टिन है, प्लेटिनम है। ये हमें प्लेसर निक्षेप के रूप में यानी कि पहाड़ियों के आधार पर या घाटी के तली में देखने को मिलेंगे जो कि जल के द्वारा घर्षित नहीं होते हैं। इसके अलावा कुछ खनिज पदार्थ हमें महासागरीय जल और महासागरीय तल, उसका जो पेंदाय है वहां पर हमें अलग अलग प्रकार के खनिज देखने को मिलते हैं। तो महासागरीय जो जल है उसमें विशाल मात्रा में हमें बड़ी मात्रा में खनिज देखने को मिलते हैं, लेकिन ये खनिज एक बड़े हिस्से पर, एक बड़े एरिया में छितरे बितरे होते हैं, इसीलिए आर्थिक रूप से इनको प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब इसको प्राप्त करने में अपना खर्चा ज्यादा आ जाएगा। तो इनमें से जो अधिकांश खनिज होते हैं वो व्यापक रूप से विस्तृत होते हैं, इसीलिए इनकी आर्थिक सार्थकता कम होती है। महासागरीय जल में अलग अलग प्रकार के खनिज बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश खनिज जो है वो एक बड़े एरिया में, एक बड़े क्षेत्रफल में इधर उधर छितरे बितरे होते हैं, इसीलिए आर्थिक रूप से इनको प्राप्त करना थोड़ा महंगा पड़ता है। जैसे कि सामान्य नमक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ब्रोमाइन हो गया, ये मुख्य रूप से हमें महासागरीय जल से ही प्राप्त होते हैं। इसके अलावा महासागर का जो तली वाला हिस्सा है, जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, वहां पर भी हमें कुछ महत्वपूर्ण खनिज देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैग्नीज की जो ग्रंथिकाएं हैं जिन्हें हमें नोड्यूल कहते हैं, ये महासागरीय तल में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अब खनन का एक रूप देख लेते हैं, एक प्रकार देख लेते हैं जिसे हम कहते हैं रैट होल खनन। खनन का जो प्रोसेस है, मतलब जमीन के अंदर से खनिजों को बाहर निकालने का जो प्रोसेस जैसे हम खनन कहते हैं, वो मुख्य रूप से मशीनों के माध्यम से होता है। लेकिन भारत का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है, वहां पर जो जनजातीय क्षेत्र है, वहां पर मशीनों की बजाय लोग खुद छोटा छोटा खड्डा खोद के जमीन के अंदर जाते हैं कुछ दूरी पर, और वहां पर जो खनिज पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालते हैं। उस प्रोसेस को बोला जाता है रैट होल खनन। बेसिकली चूहा जमीन को कुतर कर जिस तरीके से अंदर जाता है, वहीं से यह शब्द लिया गया है रैट होल खनन। तो भारत में जो अधिकांश खनिज है वो राष्ट्रीयकृत है, मतलब भारत में पाए जाने वाले अधिकांश खनिजों पर किसका अधिकार है? सरकार का अधिकार है। तो इन खनिजों को खनन करने के लिए हमें सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। तो इनको यदि हम निष्कर्षण करना चाहते हैं, इनका खनन करना चाहते हैं, तो हमें सरकार की अनुमति लेनी ही पड़ेगी। लेकिन भारत का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, ये 8 राज्य आ जाते हैं। इनके जो जनजातीय क्षेत्र है उसमें जो खनिज मिलते हैं उनका जो स्वामित्व होता है वो वहां कुछ व्यक्तियों या पूरे समुदाय के हाथ में होता है। तो वहां पर लोग खुद ही लंबी लंबी सुरंगें बनाकर जमीन के अंदर जाकर फिर खनिजों का निष्कर्षण करते हैं। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को बोला जाता है रैट होल खनन। उत्तर पूर्वी भारत का जो मेघालय वाला हिस्सा है, वहां पर कोयला, लो अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट, ये अलग अलग प्रकार के खनिज बड़ी मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं। इसमें मेघालय का ये जो जोवाई और चेरापूंजी वाला इलाका है, यहां पर खनन का मुख्य काम जो है वो परिवार के सदस्य मिलकर ही कर लेते हैं। लेकिन इस रैट होल खनन की वजह से बहुत बार दुर्घटनाएं हो जाती है, जैसे कि कोई व्यक्ति इस तरह खनन का प्रोसेस करते हुए जमीन के अंदर थोड़ी चले गए हैं और
कहीं से पानी आ गया है तो वो अंदर ही ट्रैप हो जाएंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी। बहुत बार ऐसा भी होता है कि अंदर खनन करने के लिए गए हैं तो इस खनन वाले हिस्से की जो ऊपर की छत है वो ढह जाएगी, ऊपर का मिट्टी ढह जाएगी और लोगों की अंदर ही ट्रैप होने से मृत्यु हो जाएगी। यानी कि ये जो रैट होल खनन का प्रोसेस है वो बहुत जोखिमपूर्ण है। इसीलिए ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, मतलब भारत का एक निकाय जो कि पर्यावरणीय समस्याओं पर, पर्यावरणीय मुद्दों पर निपटान करने का काम करता है, इसने इस रैट होल खनन के प्रोसेस को अवैध घोषित कर दिया। मतलब आप रैट होल खनन के प्रोसेस के माध्यम से खनन का काम नहीं कर सकते हैं। तो आज के इस भाग में हमने क्या समझा कि खनिज कौन से अलग अलग रूप में उपलब्ध होते हैं, कौन से अलग अलग रूप में उपस्थित होते हैं, और साथ ही हमने यह भी समझा कि ये रैट होल खनन क्या होता है। तो आज के इस भाग में जो भी हमने समझा उसको हम क्वेश्चन के माध्यम से टेस्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, किसी भी खनिज के अन्य तत्वों के साथ मिश्रित संचय को वर्णित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? बोला जा रहा है कि कोई भी खनिज अन्य तत्वों के साथ जिस मिश्रित रूप में उपस्थित होता है उसे क्या कहा जाता है? परत, शिराएं, अयस्क या तल। तो हमने देखा था कि जो भी खनिज पदार्थ होते हैं वो शुद्ध रूप में उपलब्ध नहीं होते हैं, उनके साथ कुछ और अवयव, तत्व और अशुद्धियां मिश्रित होती है। उसके इस रूप को क्या बोला जाता है? अयस्क या और। ऑप्शन नंबर स अपना सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, प्लेसर निक्षेप क्या होते हैं? पूछा जा रहा है ये प्लेसर निक्षेप क्या होते हैं। ऑप्शन अ है समुद्र तल में पाए जाने वाले निक्षेप, ब है वाष्पीकरण से निर्मित निक्षेप, स है पहाड़ियों के आधार और घाटी तल की रेत में पाए जाने वाले जमाव, द है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमने देखा था कि जो पहाड़ियों के आधार वाले हिस्से होते हैं और साथ ही घाटियों के तल वाले हिस्से होते हैं, वहां पर खनिज निक्षेप क्या कहलाते हैं? उन्हें बोला जाता है प्लेसर निक्षेप। ऑप्शन नंबर स अपना सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, बॉक्साइट सामान्यतः बनता है कैसे? प्रश्न पूछा जा रहा है कि बॉक्साइट एक इंपॉर्टेंट खनिज, ये कैसे बनता है? अ महासागरीय जल के वाष्पीकरण से, ब धरातलीय चट्टानों के अपघटन से, स प्लेसर निक्षेप से, द ज्वालामुखी गतिविधियों से। तो हमने देखा था कि जो धरातलीय चट्टानें होती है उनका अपघटन हो जाता है, उसमें जो घुलनशील पदार्थ है वो आगे चले जाते हैं और पीछे बचे हुए हिस्से रह जाते हैं जिनको हम खनन करके प्राप्त करते हैं। तो जो बॉक्साइट है वो इसी रूप में हमें प्राप्त होता है, यानी कि बॉक्साइट धरातलीय चट्टानों के अपघटन से बनता है। ऑप्शन नंबर ब अपना सही जवाब हो जाएगा। तो इन प्रश्नों के माध्यम से आज जो भी पढ़ा उसको हमने टेस्ट कर लिया। आशा है आज जो भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा। आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।